अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक। आज हमने रिप्रोडक्शन का ओवरव्यू लेना है जो कि चैप्टर 18 है एफएससी बायोलॉजी सेकेंड ईयर का। सबसे पहले रिप्रोडक्शन है क्या? रिप्रोडक्शन जो है ये एबिलिटी होती है किसी ऑर्गेनिज्म की कि वो ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस करे जो उसके जैसे भी हो सकते हैं, यानी एग्जैक्ट कॉपी हो सकते हैं उसकी, या फिर उनमें कुछ डिफरेंस भी हो सकता है। न्यू जनरेशन्स की रिप्रोडक्शन के लिए ये मेथड जो है वो यूज़ होता है और ये स्पीशीज़ की पॉपुलेशन को मेंटेन रखता है। ठीक है, यानी जो नंबर होता है ना उसको ये मेंटेन करता है। अब बेसिकली रिप्रोडक्शन है दो तरह की, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो इसमें सिर्फ एक पेरेंट इन्वॉल्व होता है, सिंगल पेरेंट। ठीक है, जिसमें माइटोसिस के थ्रू न्यू ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस होते हैं, लेकिन वो एग्जैक्ट कॉपी होते हैं अपने जो पेरेंट की जिससे वो प्रोड्यूस हुए हैं उसकी वो एग्जैक्ट कॉपी होंगे, यानी कि जेनेटिकली भी आइडेंटिकल होते हैं। और इसमें ऑफस्प्रिंग्स किस मेथड से बनते हैं? माइटोसिस से। ठीक है, माइटोसिस में आपको पता है क्रोमोसोम का नंबर जो होता है वो हाफ नहीं होता बल्कि सेम रहता है जैसा कि पेरेंट्स में होता है। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मेथड्स कौन कौन से हैं? फिशन है, स्पोरुलेशन, बडिंग, वेजिटेटिव प्रोपगेशन, आर्टिफिशियल प्रोपगेशन, पार्थेनोजेनेसिस एंड एपोमिक्सिस वगैरह, ये सारे आते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमारे पास दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, और इसमें क्या होता है कि स्पर्म और एग सेल्स जो हैं वो प्रोड्यूस होते हैं मियोसिस से। ठीक है, उनका यूनियन हो जाता है और हमारे पास फर्टिलाइज्ड एग या जाइगोट बन जाता है जो कि डिप्लॉइड होता है। अब इसमें मैंने आपको पहले बताया मियोसिस होती है, ठीक है, ताकि क्रोमोसोम का नंबर हाफ हो जाए और इसके साथ साथ जेनेटिक रिकम्बिनेशंस भी बनते हैं। आपको पता है मियोसिस में क्रॉसिंग ओवर होती है और रिशफलिंग हो जाती है जीन्स की। इस तरह ना सिर्फ क्रोमोसोम नंबर मेंटेन रहता है बल्कि जेनेटिक वेरिएशंस भी प्रोड्यूस होती हैं जो कि हेल्पफुल होती हैं किसी भी किस्म का स्ट्रेस बेयर करने के लिए या अडॉप्टेशन वगैरह के लिए। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि जो ऑर्गेनिजम्स का नंबर होता है वो एकदम से राइज कर जाता है, यानी रैपिड प्रोडक्शन होती है। ठीक है, लेकिन ये सम टाइम ना सर्वाइवल के साथ जो है वो उसको इफ़ेक्ट कर सकता है। कैसे? देखिए, एक ही तरह के इंडिविजुअल्स हैं, अगर इन्वायरमेंट में कोई चेंज आता है तो वो कैपेबल नहीं रहते हैं सर्वाइवल के लिए। अब टिश्यू कल्चर तकनीक हम यूज़ करते हैं प्लांट्स में, क्लोनिंग यूज़ करते हैं एनिमल्स में। इसमें हम क्या करते हैं, अपनी मर्ज़ी की जो जीन्स जिन ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट होती हैं ना उनकी वेरियस कॉपीज़ बना लेते हैं। ठीक है, क्लोनिंग को सक्सेसफुली प्रैक्टिस किया गया है, लेकिन इसके बहुत ज़्यादा डिसएडवांटेजेस भी हैं। कौन कौन से डिसएडवांटेज हैं? एक तो रैपिड एजिंग हो जाती है इसमें। ठीक है, सेकंड क्या होता है, लो रेजिस्टेंस टू इन्वायरमेंटल स्ट्रेस। रैपिडली एजिंग हो जाती है मतलब वो एकदम से उनकी एज लेवल जो होता है ना मतलब वो बहुत हाई हो जाता है। ठीक है, और लो रेजिस्टेंस टू इन्वायरमेंटल स्ट्रेस, यानी अगर कोई चेंज आता है तो वो उसको कॉप नहीं कर सकते, और डिजीज़ के लिए बहुत ज़्यादा ये कंपैटिबल हो जाते हैं। अब हमने देखना है रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। प्लांट्स में क्या होता है, दोनों तरह की रिप्रोडक्शन होती है, सेक्सुअल भी होती है, एसेक्सुअल भी होती है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो लेयरिंग है, ग्राफ्टिंग, बडिंग, ये तीन मेथड्स हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो प्लांट्स में आपको पता है कि एक डिप्लॉइड स्पोरोफाइट जनरेशन होती है और एक हैप्लॉइड गेमेटोफाइट जनरेशन होती है। अब अगर ये दोनों सिमिलर हों, ठीक है, क्या हो कि दोनों का स्ट्रक्चर जो है वो सिमिलर हो तो हम इनको क्या कहेंगे, आइसोमॉर्फिक। लेकिन अगर ये डिसिमिलर हो तो इसको हम क्या करेंगे, हेट्रोमॉर्फिक। अब हमारे पास हमने इर्द गिर्द देखे होंगे कि ऐसे प्लांट्स बहुत ज़्यादा होते हैं जो सीड प्रोड्यूस करते हैं। तो उनकी डोमिनेंस का रीज़न क्या है? उनकी डोमिनेंस का यही रीज़न है कि उनमें बेटर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेथड्स होते हैं, फ्लावर की मॉडिफिकेशन ज़्यादा अच्छी तरह से हुई होती है, पोलिनेशन आराम से हो जाती है, और गेमीट ट्रांसफ़र कैसे होता है, पोलन ट्यूब्स की हेल्प से, जो कि सेफ गेमीट ट्रांसफ़र को इंश्योर करती हैं। फूड स्टोरेज फॉर डेवलपिंग एम्ब्रियो, इसके अलावा सीड कोट से प्रोटेक्शन उनको दी जाती है। डिस्पर्सल उनका हो जाता है इजीली वेरियस वेज से, इसीलिए सीड प्लांट जो हैं ये ज़्यादा अबंडेंट हैं एज़ कम्पेयर टू
अदर प्लांट्स। इसके अलावा सीड्स जो है ना वो अनफेवरेबल कंडीशंस में भी रह लेते हैं, यानी अगर कंडीशन ठीक नहीं होगी, इन्वायरमेंट ठीक नहीं होगा तो वो जर्मिनेट नहीं करेंगे। जैसे ही इन्वायरमेंट ठीक होगा, फेवरेबल होगा, तो वो जर्मिनेट कर जाएंगे। नेक्स्ट है पार्थेनोकार्पी। पार्थेनोकार्पी में क्या होता है, फ्रूट डेवलपमेंट होती है बट विदाउट फर्टिलाइजेशन, यानी फर्टिलाइजेशन नहीं होती तो सीड फॉर्मेशन भी नहीं होती। जैसे बनाना में सीड नहीं होता, पाइनएप्पल में नहीं होता, क्योंकि उनमें क्या होता है, फ्रूट बनता है विदाउट फर्टिलाइजेशन। इस डेवलपमेंट को हम क्या कहते हैं, पार्थेनोकार्पी। और ये किसकी वजह से होती है, हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से। बेसिकली कौन सा हार्मोन इन्वॉल्व होता है, ऑक्सिन्स। ऑक्सिन्स का हाई लेवल होगा तो पार्थेनोकार्पी हो जाएगी। इसके अलावा इसको हम आर्टिफिशियली भी इंड्यूस कराते हैं कमर्शियल पर्पस वगैरह के लिए। सेकंड है सीड डोरमेंसी। सीड डोरमेंसी क्या होती है, ये स्पेशल कंडीशन है जिसमें एम्ब्रियो जो है वो क्या करता है, सर्वाइव कर जाता है लॉन्ग पीरियड ऑफ अनफेवरेबल इन्वायरमेंटल कंडीशंस को। यानी अगर इन्वायरमेंट सूटेबल नहीं है, बारिश नहीं हो रही या उसके अलावा कोई और प्रॉब्लम्स हैं, डेसिकेशन है बहुत ज़्यादा, तो एम्ब्रियो जो होता है ना वो सर्वाइव कर जाता है, वो क्योंकि रेस्ट की कंडीशन में चला जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, सीड डोरमेंसी। इस पीरियड के दौरान क्या होता है कि एम्ब्रियो जो होता है वो अपनी ग्रोथ को बहुत कम कर देता है या एब्सोल्युटली उसको ख़त्म कर देता है। और ये उन प्लांट्स में ज़्यादा इंपॉर्टेंस की होती है जिनको सर्वाइवल का इशू होता है, ठीक है। और ये प्रिवेंट करती है डोरमेंट सीड को जर्मिनेटिंग से, यानी ये क्या करती है कि अगर इन्वायरमेंट ठीक नहीं है ना तो सीड की जर्मिनेशन नहीं हो पाती, ताकि जब इन्वायरमेंट ठीक हो तब जो है वो एम्ब्रियो फर्दर डेवलप हो जाए। नॉर्मल ग्रोथ कब होगी, जब इन्वायरमेंटल क्यूज़ मिलेंगे। अब इन्वायरमेंटल क्यूज़ कौन से हो सकते हैं, टेम्परेचर राइज हो गया, ठीक है, बारिश हो गई है, ये सारे इन्वायरमेंटल क्यूज़ होंगे। नेक्स्ट है फ्रूट सेट और फ्रूट राइपनिंग क्या होती है। अब जो इसमें हमने बात करनी है जर्मिनेटिंग पोलन ग्रेन की। अब जो पोलन ग्रेन जिसकी जर्मिनेशन हो रही होती है ना, वो क्या करता है कि वो इंश्योर करता है सेफ़ ट्रांसफ़र गेमीट्स को, यानी गेमीट्स जो होते हैं उनको सेफली वो ट्रांसफ़र करता है, फर्टिलाइजेशन को इंश्योर करता है। इसके साथ साथ ये ऑक्सिन्स की भी सोर्स होता है। अब ऑक्सिन्स क्यों चाहिए होते हैं, ऑक्सिन्स नेसेसरी होते हैं फ्रूट सेट के लिए। फ्रूट सेट क्या चीज़ है, फ्रूट सेट है रिटेंशन ऑफ ओवरी, जिसने फ्रूट बनाना है फर्टिलाइजेशन के बाद, यानी जो ओवरी है उसको, उसकी रिटेंशन, उसको रोक के रखना, उसको गिरने ना देना, यानी फ्लावर्स जो गिर जाते हैं वो फ्रूट में फिर डेवलप नहीं हो सकते। अगर ऑक्सिन्स नहीं होंगे तो क्या होगा कि फ्रूट डेवलपमेंट नहीं होगी, फ्रूट सेटिंग नहीं होगी। सो फ्रूट सेटिंग में कौन से हार्मोन्स इन्वॉल्व होते हैं, ऑक्सिन्स, जो क्या करते हैं, रिटेंशन ऑफ ओवरी विच बिकम्स अ फ्रूट आफ्टर फर्टिलाइजेशन। अब आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या होगा, ओवरी एंड द राइप सीड कंटिन्यू टू प्रोड्यूस ऑक्सिन्स। फर्टिलाइजेशन के बाद भी ओवरी और जो राइप सीड्स हैं वो क्या बनाते हैं, वो प्रोड्यूस करते रहेंगे ऑक्सिन्स, जो कि स्टिमुलेट करेंगे फ्रूट डेवलपमेंट को। डेवलपिंग सीड्स जो हैं ये ऑक्सिन्स और जिब्रेलिन्स की सोर्स होते हैं। इसके अलावा इनमें साइटोकाइनेंस भी होते हैं। अब ये जो ग्रोथ सब्सटेंसेस है ना, ये मेनली एसोसिएट हैं एम्ब्रियो की डेवलपमेंट के साथ, यानी ग्रोथ सब्सटेंसेस लाइक ऑक्सिन्स, जिब्रेलिन्स, साइटोकाइन्स वगैरह, ये किसके साथ एसोसिएट हैं, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो के साथ एंड अकामुलेशन ऑफ फूड रिजर्व्स के साथ। यहाँ पे एक वर्ड है पेरिकार्प, जो कि फ्रूट की वॉल होती है। इसके अलावा फ्रूट राइपनिंग, फ्रूट सेटिंग तो हमने देख लिया ना कि रिटेंशन है ओवरी की। फ्रूट राइपनिंग क्या होती है, ये अकम्पेन की जाती है बाय द बर्स्ट ऑफ रिस्पिरेटरी एक्टिविटी, जिसको हम क्या कहते हैं, क्लाइमेक्टेरिक। ये एसोसिएट होती है एथेन प्रोडक्शन के साथ। एथेन आपको पता है कि राइपनिंग ऑफ फ्रूट में रोल प्ले करती है। नेक्स्ट एक टर्म है फोटोपीरियडिज्म। इससे पहले हमने फोटोसेंसिस की टर्म देखी है, फोटोटैक्टिक देखा है, लेकिन लाइट जो है वो प्लांट्स को एक और तरह से इफ़ेक्ट करती है। अब वो कौन सा वे है, वो वे है फोटोपीरियडिज्म। इसमें क्या होता है, प्लांट्स जो हैं वो कैसे इफ़ेक्ट होते हैं, प्लांट्स इफ़ेक्ट होते हैं जब वेरिएशंस आती हैं डे लेंथ में, यानी कभी दिन छोटे हो जाते हैं, कभी दिन बड़े हो जाते हैं, और जब ये वेरिएशंस आती हैं ना तो वो इफ़ेक्ट करती हैं प्लांट्स को। अब ये जो वेरिएशंस होती हैं उनको बेसिकली हम क्या कहते हैं, फोटो पीरियड। फोटो पीरियड एंड टेम्परेचर ये इफ़ेक्ट करते हैं फ्लावरिंग को,
फ्रूट एंड सीड प्रोडक्शन को, बड एंड सीड डोरमेंसी को, लीफ फॉल एंड जर्मिनेशन को। फोटोपीरियडिज्म क्या करता है? इफेक्ट करता है फ्लावरिंग को। कब? जब शूट मेरिस्टम्स जो होती हैं वो प्रोड्यूस करना शुरू कर देती हैं फ्लोरल बड्स इंस्टेड ऑफ लीव्स एंड लेटरल बड्स। फोटोपीरियडिज्म का इफेक्ट सबसे पहले स्टडी किसने किया था? 1920 में गार्नर और एलार्ड ने। उन्होंने किस पे स्टडी किया था इसको? टोबैको प्लांट पे। टोबैको प्लांट बेसिकली फ्लावर तब प्रोड्यूस करता है जब उसको एक्सपोज किया जाए सीरीज ऑफ शॉर्ट डेज में, ठीक है। और नेचुरल कंडीशन में भी वो ऐसे ही फ्लावर प्रोड्यूस करता था, इसलिए गार्नर और एलर्ट ने ना उसमें फ्लावर प्रोडक्शन करवाई आर्टिफिशियली बाय एक्सपोजिंग इट टू द सीरीज ऑफ शॉर्ट डेज। अब फ्लावरिंग जो है उसको हम इंड्यूस कर सकते हैं आर्टिफिशियली भी। फर्दर स्टडीज़ के बाद उनको पता चल गया कि लॉन्ग डे प्लांट्स भी होते हैं जिनको लॉन्ग डेज चाहिए होते हैं फ्लावरिंग के लिए, और डे न्यूट्रल प्लांट्स भी होते हैं जिन पे फोटो पीरियड का डे लेंथ का कोई इफ़ेक्ट नहीं होता। इसके अलावा फर्दर स्टडीज़ ने ये इंडिकेट किया कि लेंथ ऑफ डार्क पीरियड जो है वो ज़्यादा क्रिटिकल है, यानी अल्टरनेशंस होती हैं। लाइट अगर दिन टाइम शॉर्ट डेज है ना, तो लॉन्ग नाइट चाहिए होती है शॉर्ट डे प्लांट्स को, ठीक है। यानी अगर वो उनको ग्रो किया गया है शॉर्ट डेज में, ठीक है, तो उनको लॉन्ग नाइट चाहिए। यानी वो जो शॉर्ट डे प्लांट्स हैं वो लॉन्ग नाइट प्लांट्स हैं। अगर हम उनको लॉन्ग नाइट्स नहीं देंगे तो जो फ्लावरिंग है वो प्रिवेंट हो जाएगी, यानी फ्लावर्स प्रोड्यूस नहीं होंगे। और जो लॉन्ग डे प्लांट्स हैं उनको शॉर्ट नाइट्स चाहिए, ठीक है। फर्दर एक्सपेरिमेंटेशन ने हमें ये बताया कि क्वांटिटी ऑफ लाइट जो है वो इन्फ्लुएंस की जाती है क्वालिटी ऑफ लाइट से, यानी क्वांटिटी कितनी है लाइट की और उसकी क्वालिटी कैसी है, ये दोनों चीज़ों पे इफ़ेक्ट होता है। उसके बाद एक और शॉर्ट डे प्लांट है जो फ्लावर प्रोड्यूस नहीं करेगा इफ़ इट्स लॉन्ग नाइट इज़ इंटरप्टेड, यानी शॉर्ट डे प्लांट है तो उसको लॉन्ग नाइट्स चाहिए। अगर लॉन्ग नाइट्स नहीं मिलेंगी तो फ्लावरिंग नहीं होगी। लेकिन एक्सपेरिमेंट्स ने ये बताया हमें कि रेड लाइट जो है वो इफ़ेक्टिव है प्रिवेंटिंग फ्लावरिंग में, और फॉर रेड लाइट जो है वो उसके इफ़ेक्ट को रिवर्स करती है, यानी वो स्टिमुलेट करती है फ्लावरिंग को। सो ये डिमॉन्स्ट्रेट किया गया कि लास्ट लाइट ट्रीटमेंट ऑलवेज डिटरमाइंड द रिस्पॉन्स, यानी जो लास्ट लाइट ट्रीटमेंट थी ना वो रिस्पॉन्स प्रोवाइड करती है कि आइदर फ्लावर्स बनेंगे या नहीं बनेंगे। इसके अलावा लाइट इंटेंसिटी और क्वालिटी को जो रिस्पॉन्स दिया जाता है वो डिस्कवरी तक कहाँ तक हमें ले गया, किसकी डिस्कवरी पे? ब्लू पिगमेंट की, डैट इज़ रेड लाइट सेंसिटिव प्रोटीन द फाइटोक्रोम। यानी ये हमें कहाँ पे ले गया? लाइट इंटेंसिटी और क्वालिटी लाइट की ने हमें किसकी आइडेंटिफिकेशन में हेल्प की? फाइटोक्रोम की। फाइटोक्रोम क्या है? ब्लू पिगमेंट है जो कि रेड लाइट के लिए सेंसिटिव होता है। फाइटोक्रोम्स की दो फॉर्म्स हैं, P660 एंड P730। 660 क्या करता है कि अब्जॉर्ब करता है रेड लाइट को एट वेवलेंथ ऑफ 660 और उसको कन्वर्ट कर देता है एक्टिव P730 में। P730 फॉर रेड लाइट को ऑब्जॉर्ब करता है एट 730 और उसको कन्वर्ट कर देता है P630 में। अब जो P660 में कन्वर्ट कर देता है, P660 से P730 में जो कन्वर्जन होती है ना वो किस टाइम पे होती है? वो डे टाइम पे होती है। लेकिन जो P730 से 660 में कन्वर्जन होती है ना वो नाइट टाइम पे होती है। ड्यूरिंग द डे प्लांट में क्या होता है? 730 फाइटोक्रोम जो है वो ज़्यादा अबंडेंट होते हैं, यानी P660 से P730 तक कन्वर्जन हो रही है ना डे टाइम में, तो डे टाइम में कौन से ज़्यादा अबंडेंट होंगे? P730। जबकि नाइट टाइम की बात करें तो P730 जो हैं वो कन्वर्ट हो रहे हैं 660 में, ठीक है। तो नाइट टाइम में कौन से ज़्यादा अबंडेंट होंगे? P660। अब इनकी प्रेजेंस जो है वो हमें अलाउ करती है कि हम देख लें कि प्लांट जो है मतलब वो लाइट इन्वायरमेंट में है या डार्क में। द रेट एट विच P730 इज़ कन्वर्टेड टू P660 वो हमें प्रोवाइड कर देता है एक ना क्लॉक मेजरिंग द ड्यूरेशन ऑफ डार्कनेस, यानी जितनी देर में कन्वर्जन होती रहती है P730 से P660 में वो नाइट टाइम है, और P660 से P730 में जितनी देर कन्वर्जन होती है वो डे टाइम है। उसके बाद है वर्नलाइजेशन। वर्नलाइजेशन क्या होता है? इसमें ना जो बाइनियल और पेरिनियल प्लांट्स हैं उनकी हमने बात करनी है।
कि वो फ्लावर्स प्रोड्यूस करते हैं। कब प्रोड्यूस करते हैं? जब उनको एक्सपोज किया जाता है लो टेम्परेचर पे। इसे हम वर्नलाइजेशन कहते हैं। लो टेम्परेचर स्टिमुलस कौन रिसीव करता है? शूट एपिक्स ऑफ मेच्योर स्टेम और एम्ब्रियो ऑफ द सीड, लेकिन लीव्स नहीं रिसीव करते। ठीक है, लो टेम्परेचर स्टिमुलस कौन रिसीव कर रहा है? मेच्योर स्टेम की शूट एपेक्स ऑफ मेच्योर स्टेम या फिर एम्ब्रियो ऑफ सीड, लेकिन लीव्स नहीं रिसीव कर रहे। इसके बाद नेक्स्ट है रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। ये इंशाल्लाह हम नेक्स्ट सेकंड वीडियो में देखेंगे। सो स्टे कनेक्टेड एंड थैंक यू वेरी मच।